गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जल्दी 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 लाइव आइए, क्योंकि सीजी ज्योग्राफी की हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और बिना टाइम वेस्ट किए हमको क्या करना है, अपना क्लास स्टार्ट करना है। जल्दी से बच्चे लाइव आ जाएंगे। देखो, सीजी ज्योग्राफी की क्लास हमारी एक और ऑलरेडी हो रखी है, जिस पर बहुत अच्छे से हमने छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीखा था और भी बहुत सारी बातों पर हमारी उस पर चर्चा हुई थी। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने देख लिया था। किसमें देख लिया था? तो सीजी ज्योग्राफी की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने ये सारी बातें कर ली थी। पहले तो जल्दी बच्चे लाइव आएंगे ताकि जल्दी से हम अपना क्लास स्टार्ट कर सकें। आज की इस क्लास में हमको देखना क्या है, तो ध्यान देंगे। चलिए, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सभी बच्चों को। आगे मैक्सिमम बच्चे लाइव आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। अच्छा, पहले ये बता दो मेरे को, जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं, ये जो लिखा हुआ है ये क्या सही है या मैं थोड़ा सा जूम कर दूं? आप लोग को क्लियरली विजिबल हो रहा है? क्लियरली विजिबल हो रहा है, तो फिर हम अपना क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं, पहले तो आप लोग ये जान लीजिए। देखो, आज के इस क्लास में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ का मैप। तो मैंने आपको बता दिया था 33 जिले डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाना है, ये भी मैं आपको अपने पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में जो हमारे 5 संभाग है ना, उसमें हम स्पेशली देखने वाले हैं बस्तर संभाग के बारे में, और बस्तर संभाग के अंतर्गत बस्तर जिला और कांकेर जिला के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मतलब बस्तर जिला कब बना था और कांकेर जिला कब बना था, या बस्तर से कट करके कब कांकेर जिला बना था और कांकेर से कट कर और क्या क्या चीजें बनी थी। यहाँ के पर्वत पठार के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के पर्वत होते हैं, कितने टाइप के पठार होते हैं, बहुत सारी बातें। मतलब यहाँ से रिलेटेड जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सब को हम मैप के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। चीजें बहुत ही आराम से आपको समझ आने वाली हैं। ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। चीजें हमारी क्या क्लियर हो गई? स्टार्ट किया जाए हमारा आज का क्लास। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम देखने वाले हैं बस्तर संभाग के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं बेटा? बस्तर संभाग के बारे में देखने वाले हैं, है ना। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि बस्तर संभाग का गठन कब हुआ था। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बस्तर संभाग का जो गठन है ना, वो 1981 में लिखा था। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया, आज का जो वीडियो है इसमें स्पेशली मैं यहाँ के जिलों के बारे में बताऊंगी। मतलब बस्तर संभाग के अंतर्गत आपका कौन कौन सा जिला पड़ता है उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपका बस्तर संभाग है, ठीक है। अब बस्तर संभाग में अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से काट लूं और बीच से ऐसे कर लूं, एंड ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये वाला हमारा कांकेर हो जाता है। ये जिसको नहीं आता ना ये मैप बनाना, पहले वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिए, है ना। उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को चीजों को समझाया गया है। उसके बाद फिर ये वाला जो हिस्सा, इसको कोंडागांव कहते हैं। ये आपका नारायणपुर, ये आपका बीजापुर, ये है आपका बस्तर, ये आपका दंतेवाड़ा और ये है आपका सुकमा। इस प्रकार से बस्तर का मैप जो है इस प्रकार से बनाया जाता है। ये अपने को समझ आ गया है। अब जैसा कि मैंने बताया, आज हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं बस्तर के बारे में और कांकेर का गठन कैसे कैसे हुआ था इसके बारे में। तो सबसे पहली बात बेटा, अगर मैं बात करूं जिस टाइम पर बस्तर जिला बना था, तो सबसे पहला प्रश्न यहीं से आपको याद रखना है कि जो बस्तर है वो जिला कब बना। तो बस्तर सन 1948 में जिला बना था। सन 1948 में जिला बना था, इसका क्या मतलब है? तो आप याद रखेंगे 1947 में हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। 1948 में जो बस्तर है वो जिला बन चुका था। 1948 में क्या हो चुका था? बस्तर जो है जिला बन चुका था। अब देखो 1948 में इस टाइम पर जब बस्तर हमारा जिला बना, उस टाइम पर हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। बहुत बड़ी समस्या थी, इसका मतलब क्या था कि हम देश तो हमारा आजाद हो चुका था, लेकिन देसी रियासतों का विलयकरण करना ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या थी। क्योंकि उस टाइम पर पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत में लगभग 562 देसी रियासत थे। अब देखो कुछ कुछ सोर्सेस में ये 565 भी दिया हुआ है। तो अब इस 562 और 565 को लेकर के लड़ाई झगड़ा अपने को नहीं करना, क्योंकि बाप पुरखा यहां से प्रश्न नहीं पूछा गया है, ठीक है। बस आपके नॉलेज में ये होना चाहिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पर टोटल कितने देशी रियासत थे बेटा? तो 562 या 565, आप जो बोलना चाहो वो बोलो। अब आपके काम की चीज क्या है यहां पर से, तो ये याद रखना कि जो 562 या 565 है, इसमें से जो 14 देशी रियासत है ना, वो हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद था। आपको क्या याद रखना है, ये आपको समझ आ गया क्या? मैं बात कर रही हूँ सन 1948 का। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 1948 में हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या निकल करके सामने
सामने आई वो थी देसी रियासतों का आपको विलयकरण करना था। विलयकरण करना था मतलब एक में मिलाना था। अब देसी रियासत वाले होते हैं बड़े टेढ़ुम। अच्छा, देसी रियासत किसको कहते हैं ये आपको पता है? देसी रियासत कहा जाता है ऐसे रियासतों को जहां राजा महाराजा राज करते हैं, उसको हम देशी रियासत करते हैं। तो उस टाइम पर राजा महाराजा राज किया करते थे और वो थे बड़े टेढ़ुम टेढ़ुम, मतलब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ विलय नहीं करेंगे, हम अपना अलग स्वतंत्र इलाका बनाएंगे, ऐसा वैसा बहुत बड़ा समस्या यहां पर हमको देखने के लिए मिला था। अब देखो हमारे यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी है या जो हमारे संविधान निर्माता है वो हो गए परेशान। परेशान क्यों हो गए? क्योंकि सारे के सारे देशी रियासत एक ही मुर्गी के टांग वाले थे, अपनी मर्जी से ही हम करेंगे, एकीकरण करने को कोई तैयार ही नहीं है। अब उस टाइम पर क्या किया जाए? तो उस टाइम पर इनका बुद्धि चला कि कोई ऐसा बंदा को पकड़ करके लाओ जो इन लोग का होश को ठिकाने लगा सके। तो वहां पर बंदा वो मिला हमको जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनकी जिम्मेदारी ये रखी गई कि आपको क्या करना है, ये देसी रियासतों को एकीकरण करना है, विलयकरण करना है। अब किस तरीके से आप इनको समझाएंगे अपनी बात, वो हम आप पर छोड़ते हैं, आपको पूरी छूट है। जो भी भाषा इनको समझ आती है उस भाषा में समझाओ, साम दाम दंड भेद सब अपनाओ, लेकिन क्या करो, इसका विलयकरण करो। इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि इतना बड़ा काम किया था, इसलिए तो उनको लौह पुरुष कहा जाता है। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। खैर, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है। वापस आ जाओ सीजी ज्योग्राफी पर। सीजी ज्योग्राफी में आपको याद रखने वाली चीज ये है बेटा कि 1948 में टोटल 562 या 565 देशी रियासत थे। इसमें से 14 देशी रियासत जो है ना वो हमारे छत्तीसगढ़ में था, और उस 14 देशी रियासत में से भी जो 2 देशी रियासत हैं वो आपके बस्तर संभाग में पड़ता है। तो कौन कौन सा है? तो एक तो आपका स्वयं बस्तर है, ठीक है, ये एक देशी रियासत है 14 में से, और दूसरा बस्तर संभाग में पड़ने वाला आपका कांकेर है। तो इस प्रकार से आपको याद रखने वाली चीजें क्या क्लियर हो गई? तो बस्तर में 2 देशी रियासत का नाम याद रखेंगे, एक बस्तर और एक कांकेर। इतना पॉइंट क्लियर है। अब मैं बढ़ती हूं आगे कि बस्तर संभाग कैसे बना, इसके बारे में हम करते हैं चर्चा। तो ये मैं कर देती हूं डिलीट। आप लोग को साथ में नोट करते हुए चीजों को चलना है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सीजी ज्योग्राफी पढ़ा रही हूं। बार बार नहीं होंगी ये क्लासें, हो सकता है बाद में आप लोग चाहें तब भी ये वीडियो ना मिले। इसी वजह से एकदम साथ में मेरे नोट्स बनाते हुए आप लोग को चलना है, और चीजों को शेयर करते जाइए, क्योंकि फ्री क्लास है, सबको मिलना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं बस्तर के बारे में। तो देखो ये जो बस्तर है ना, क्या मैप आप लोग को दिख रहा है? इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना दूं क्या? अगर आप लोग को अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा छोटा बना देती हूँ, है ना, ऊपर से, क्योंकि आपको काटना पिटना आना चाहिए इसमें। ये देखो, ये है हमारा बस्तर पूरा संभाग है। अब इसमें जिले कैसे काटने हैं मैंने आपको बताया। यहां पर से ऐसे लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या? कांकेर। ठीक है, यहां पर से एक लाइन खींच दो, यहां पर से खींचो, तो ये बन गया आपका नारायणपुर। ठीक है, ये बन गया आपका बीजापुर, और ये बन गया आपका बस्तर, ये बन गया आपका दंतेवाड़ा, ये बन गया सुकमा, और ये बन गया आपका कोंडागांव। इस प्रकार से बस्तर संभाग के अंतर्गत इतने जिले पड़ते हैं। अब आप समझना कि कैसे कैसे बस्तर बना। तो सबसे पहली बात 1948 में क्या याद रखेंगे? 1948 में हमारा बस्तर जिला बना। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। अब 1948 में बस्तर जिला बन गया। उसके बाद 50 साल बाद, 50 साल एक्यूरेट 50 साल बाद क्या हुआ? जो आपका बस्तर है इसका विभाजन हुआ। तो 50 जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 8, 4, 5, 9, और ये हो गया 19। मतलब हम बात कर रहे हैं 1998 का। तो 1998 में ऐसा क्या हुआ? तो 1998 में बस्तर से काट करके 2 नए जिले बने। 1998 में क्या हुआ? बस्तर को काट करके 2 नए जिले बनाए गए। कौन कौन सा 2 नया जिला बनाया गया? एक सबसे ऊपर वाला, एक सबसे नीचे वाला। सबसे ऊपर वाला मतलब आपका कांकेर बना, कब? 1998 में, और सबसे नीचे वाला मतलब दंतेवाड़ा बना, कब बना? सन 1998 में। तो ऐसे ही चीजें आपको याद करना है, मैं कैसे रिलेट कर करके आपको बता रही हूं, वैसे ही याद रखना। 1947 में देश आजाद हुआ है, 1948 में बस्तर बन गया। फिर जस्ट 50 साल बाद, अगर आपको मान लो ये ईयर याद भी नहीं रहेगा ना, आप तुरंत 50 ऐड कर दोगे, 1998 आपके सामने आ जाएगा। तो 1998 में बस्तर को काट करके 2 नया जिला बनाया गया, एक ऊपर वाला, एक सबसे नीचे वाला। सबसे ऊपर वाला मतलब ये देखो कांकेर, और सबसे नीचे वाला मतलब ये देखो आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, इस प्रकार से बस्तर को काट करके 2 जिला बन गया। तो सबसे शुरू में हमने 50 ऐड किया था। अब हमारे पास क्या आ गया है? 1998 आ गया है। अब क्या करेंगे? अब इस 1998 में आपको 9 ऐड करना है, क्योंकि अब जो अगला विभाजन होगा वो होगा करेक्ट 9 साल बाद। कितने साल बाद? 9 साल बाद। तो अब आप इसमें 9 ऐड कर दीजिए। 9 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 8, 8, 16 और 1, 17 की 7, हासिल आई 1, 9, 1, 10, 9, 1, 10 और 2007। 2007 में क्या हुआ? तो 2007 में फिर से 2 नया जिला बना। 2007 में कौन
कौन सा दो नया जिला बना, तो जो आपका कांकेर है, ठीक है, और एक बना था आपका दंतेवाड़ा। तो याद रखेंगे 2007 में इस बस्तर को काट करके नारायणपुर बना। कब बना? 2007 में। और ये जो दंतेवाड़ा है इसको काट करके बीजापुर बना। याद रहेगा क्या चीजें? 50 साल बाद 1998 में कांकेर और दंतेवाड़ा बना। फिर 7 साल बाद क्या हुआ, तो 9 साल बाद 2007 में क्या हुआ, इसी बस्तर को काट करके आपका नारायणपुर बना और नीचे दंतेवाड़ा को काट करके आपका बीजापुर बना। यहां तक क्या हमारी चीजें क्लियर है? तो 2007 में कैसे दो जिले बने ये भी हमको समझ आ गया। अब 2007 में 5 साल बाद फिर क्या हुआ, तो 2007 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2012। 2012 में फिर से एक बार विभाजन हुआ और बस्तर को काट करके इधर ऊपर कोंडा गांव बनाया गया। तो याद रखेंगे 2012 में क्या बना था? कोंडा गांव बना था। और इधर दंतेवाड़ा को काट करके फिर सुकमा बनाया गया। आ गया क्या समझ में अपने को? अब आप देख सकते हैं कि बस्तर के सभी जिले बन चुके हैं। किस प्रकार से बना, चीजें हमको समझ आ गया है। यही चीजें और इसी तरीके से आपको पढ़ना है ताकि एग्जाम के टाइम पर अगर ईयर याद भी ना हो ना तो आप इतने बेहतरीन तरीके से चीजों को पढ़ें कि कॉन्सेप्ट आपके माइंड से निकले ही ना। चीजें हमको समझ आ गई। तो इस प्रकार से बस्तर संभाग में किस प्रकार से जिले का गठन हुआ ये हम समझ चुके हैं। अब जो चीजें मैं समझाई हूं उन्हीं चीज को कैसे लिखित रूप में आपको याद करना है ये आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात अगर हम बात करें बस्तर संभाग की, तो आप देख रहे हैं बस्तर संभाग का गठन 1981 में हुआ था। टोटल कितने देशी रियासत थे? 565 देशी रियासत थे, जिसमें से 14 देशी रियासत हमारे छत्तीसगढ़ से थे और बस्तर से आपके 2 जिलों को शामिल किया गया था, एक था कांकेर और एक था बस्तर। ये दोनों ही आपके देशी रियासत में काउंट होंगे। यह पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो बस्तर 1948 में जिला बना। 1998 में क्या हुआ? कांकेर और दंतेवाड़ा, बस्तर को काट करके 2 जिला बनाया गया। फिर 2007 में क्या हुआ? नारायणपुर बस्तर से और दंतेवाड़ा से बीजापुर अलग हो गया। फिर 2012 में क्या हुआ? बस्तर से आपका कोंडा गांव अलग हुआ और दंतेवाड़ा से आपका सुकमा अलग हुआ। यही चीजें मैं आपको अभी बताई हूं मैप के माध्यम से और वही चीजें यहां पर आपको लिखित रूप में मिल गई है। तो फिलहाल बस्तर के लिए बस आपको इतने ही टॉपिक याद करने हैं। अब मैं आती हूं सीधे पॉइंट की तरफ। क्या पॉइंट की तरफ? तो कांकेर का गठन कैसे हुआ था। अब आपको क्या करूंगी मैं, बस्तर संभाग के अंतर्गत जितने जिले बनते हैं उन जिलों को बहुत आराम से बहुत अच्छे से याद करवाने वाली हूं और वहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो बहुत आराम से चीजों को आपको याद करना है और आराम से बनते हुए चलना। और जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं एक बार सेशन को शेयर कर दो यार, है ना, क्योंकि कम बच्चे हो मजा नहीं आ रहा है। शेयर करोगे, फ्री क्लासेस हैं, जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हो बच्चे ताकि आए लाइव जुड़े और फ्री क्लास का वो भी मजा ले सके, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कांकेर के गठन के बारे में। तो अगर मैं इसका मैप बना लूं तो कैसा रहेगा? मजा रहेगा ना, मजा आ जाएगा बिल्कुल। अब देखिए कांकेर की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात क्या आपको पता है कि जो कांकेर है उसी को उत्तरी बस्तर कहा जाता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इस कांकेर को उत्तरी बस्तर पहले से नहीं कहा जाता था, अभी अभी कहा गया है। अभी अभी कहा गया है मतलब क्या? तो कांकेर का गठन हुआ था 1998 में, अभी मैंने बताया था। तो 1998 में जब कांकेर का गठन हो गया तो उसके एग्जैक्टली 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद अर्थात 2003 में यह जो कांकेर है इसको उत्तरी बस्तर कहा जाने लगा। शुरू से इसको उत्तरी बस्तर नहीं कहते थे, 5 साल बाद मतलब 2003 में ही इसको क्या कहा जाने लगा? उत्तरी बस्तर के नाम से जाना जाने लगा। अब देखो यहां पर जो पॉइंट है वो साथ में आप याद करते हुए चले और चीजों को रिलेट करते हुए चले, बाकी मैप से तो मैं समझाऊंगी ही। कांकेर का गठन 1998 में हुआ था जो पहले वाले स्लाइड में हम देख चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ 7 विकास खंड हैं। देखो कांकेर में कितने विकास खंड हैं? 7 विकास खंड है, जहां से कभी भी प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया है कि कांकेर में कितने विकास खंड है या कांकेर में कितने तहसील है। लेकिन इस विकास खंड में क्या है ना, बहुत सारे आपके पहाड़ हैं, पर्वत है, यहां से प्रश्न बन जाता है या सीधे उठा करके दे देगा, जैसे कि भानु प्रतापपुर ये कहां पड़ता है या ये क्यों प्रसिद्ध है, या बोल देगा अंतागढ़ क्यों फेमस है और ये कौन से संभाग के अंतर्गत पड़ता है या कौन से जिले के अंतर्गत पड़ता है, तब हम फंस जाते हैं। इसी वजह से हमको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कांकेर के गठन की। तो कांकेर का गठन कब हुआ था बेटा? 1998 में हुआ था। दूसरा बात हमने कहा क्या किया, कांकेर में कितने विकास खंड है? तो याद रखेंगे कांकेर में टोटल 7 विकास खंड है। अब ये 7 विकास खंड कौन कौन से ये भी मैं याद कराऊंगी, एकदम 2 मिनट में आपको याद होगा ट्रिक के माध्यम से। इसके लिए आपको लास्ट में बने रहना है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं तहसील की। तो कांकेर में टोटल कितने तहसील हैं? तो कांकेर में टोटल 7+ तहसील हैं। अब ये 7+ का क्या लॉजिक है? तो आप याद रखेंगे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है ना, वो इधर उधर इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। इधर उधर भ्रमण करते करते उनका जिधर को मूड बना उसको तहसील बना दे रहे हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 7+, क्योंकि अभी उनका भ्रमण जारी है। हो सकता है कहीं और गए किसी और को तहसील बना दिया, कहीं और गए किसी और को तहसील बना दिया, इसीलिए फिलहाल आपको याद रखना है 7+। तो हम बात कर रहे हैं कांकेर का। कांकेर में
कितने विकास खंड है, तो कांकेर में 7 विकास खंड है। अगर मैं बोल दूं तहसील, तो कांकेर में कितने तहसील है, तो कांकेर में 7+ तहसील है। अब इस 7+ का लॉजिक क्या था, ये अपने को समझ में आ गया ना, वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। अभी फिलहाल मैं ये 7 विकास खंड आपको याद करवाऊंगी, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए कांकेर एक लोकसभा सीट है, याद रखना है आपको, यहां से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं, इसीलिए आपको याद रखना है कि जो कांकेर है वो क्या है, तो कांकेर आपका एक लोकसभा सीट है और यहां से मोहन मंडावी जी का नाम याद रखना है, जो कि लोकसभा सांसद है। मैं बात कर रही हूं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के अंतर्गत पाए जाने वाले कांकेर जिला के बारे में। कांकेर कैसा है, तो जो कांकेर है वह एक लोकसभा सीट है। कैसा सीट है, लोकसभा सीट है, और यहां से हमारे लोकसभा सांसद कौन है, मोहन मंडावी जी का नाम याद रखना है। अच्छा, यहां से एक दूसरा प्रश्न भी बन जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी लोकसभा सीट है, तो आप याद रखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा सीट है। बस इतना ही याद रख लो, इतना सफिशिएंट है तुम लोग के लिए। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूं तो यहां पर मैं इसके प्राकृतिक प्रदेश के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगी कि कहां कहां पर कौन कौन से पर्वत है, पठार है, कहां से नदी निकलती है, कितनी नदी निकलती है, कहां पर जलप्रपात है, कहां पर परियोजना बनाई जा रही है। इसके अलावा मैं छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी पढ़ाते टाइम ही आपसे यहां के प्रशासनिक इकाइयों की भी बात करूंगी कि कहां पर लोकसभा है, कहां पर राज्यसभा है, कहां के सांसद कौन है, कहां विधानसभा है, इन सभी बातों पर भी हमारी चर्चा होगी। और इसके साथ साथ यहां के कहां पर तहसील है, कहां पर विकास खंड है, ऐसे प्रश्न पर भी बात होगा। और चौथा, कौन कौन सा जगह आपके इतिहास से जुड़ा हुआ है, इससे भी हमारी बातें होंगी। कहने का मतलब है पढ़ तो आप ज्योग्राफी रहे हैं, लेकिन इसमें मैं पूरा छत्तीसगढ़ आपका कवर करने का कोशिश करूंगी। आ गया क्या आपने को समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो आपने देखा विकास खंड के बारे में, बाकी चीजें तो क्लियर हो गई। मोहन मंडावी जी कांकेर से है, लोकसभा सीट है, टोटल 11 सीटें हमारे छत्तीसगढ़ में है। इतनी बातें हमारी खत्म। अब मैं बात करती हूं आपके विकास खंड के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि कांकेर में कितने विकास खंड है, तो कांकेर में टोटल 7 विकास खंड है। कितने विकास खंड है? 7 विकास खंड है। अब आपको ये कैसे याद रहेगा कि कांकेर के जो 7 विकास खंड है वो कौन कौन से हैं? तो इसको याद करने के लिए आपको सुननी है एक कहानी, बहुत मजेदार तरीके से, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो एकदम दिल थाम के और एकदम फोकस लगा करके आपको बैठना है, भागना नहीं है, हड़बड़ी में वीडियो को नहीं देखना है, एकदम रिलैक्स होकर के बैठिए और बस जितना मैं बोल रही हूं ना उतना आप सुनते जाइए, चीजें ऑटोमेटिक आपके माइंड में जाकर के सेट हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। तो अब हम देखने वाले हैं 7 विकासखंड कौन कौन से हैं। तो अब मैं सुनाऊंगी आपको एक कहानी और जो सुनना है आपको। हाँ भाई, तो क्या हुआ था, अभी हुआ था हमारा पीएससी का पेपर, ठीक है। तो पीएससी के पेपर में हुआ ये कि रिजल्ट आया जिसमें आप बन गए हैं डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। तो आप बन गए डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद आपको पोस्टिंग मिल गई कांकेर में। तो कहां पोस्टिंग मिली आपको? कांकेर में। कहां पोस्टिंग मिली बेटा? कांकेर में पोस्टिंग मिली। अब आपको अगले दिन जाना था ज्वाइन करने के लिए कांकेर। आप पहुंच गए कांकेर। अब फर्स्ट डे है, नर्वस भी बहुत ज्यादा क्योंकि पहली बार आप जा रहे हैं और वो भी डिप्टी कलेक्टर के सीधा पोस्ट में। तो आप थोड़े हड़बड़ाए हुए थे, ठीक है, और कि कहीं मुझे लेट ना हो जाए पहले दिन है। तो इसलिए आप क्या किए ना, घर से खाली पेट ही निकल गए क्योंकि आपको लेट हो रहा था। अब जब आप जा रहे थे अपने ऑफिस की तरफ, तब आपने देखा कि वहां पर आम बिक रहे। भूख तो लग रहा था क्योंकि घर से बिना खाए निकले हो। तो आपने रास्ते में क्या लिया ना, आपने रास्ते में 4 आम ले लिया। क्या ले लिया? 4 आम ले लिया कि खाली जगह मिलेगा तो वहां पर जाकर के मैं आम को खा लूंगा बोल करके। अब आपने 4 आम लिया और अपने आप चले गए अपने ऑफिस। अब वहां जाकर के आपने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया। पहला दिन था इसलिए काम का कोई प्रेशर नहीं था, जितना काम था वो आपने कर लिया। अब आप होने लगे बोर। अब जब आप बहुत ज्यादा बोर होने लगे तब आपने क्या किया, तब आपने अपने एक दोस्त को फोन किया। आपके दोस्त का क्या नाम था जी? तो आपके दोस्त का नाम था भानु प्रताप। क्या नाम था आपके दोस्त का? आपके दोस्त का नाम था भानु प्रताप। भानु प्रताप को आपने फोन किया और बताया कि यार मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, प्लीज तू आ जाना मेरे पास यहाँ पर मिलने के लिए। आपका भानु प्रताप नाम का जो दोस्त है वो कहाँ रहता था पता है आपको? आपका भानु प्रताप नामक जो दोस्त है ना, ये आपका दुर्ग में रहता था। तो आपने जब उसको फोन किया, आजा भाई आजा, नहीं मान रहा था, मैं नहीं आऊंगा यार, एकदम धूप है, मेरे को नहीं आना है उधर। लेकिन आपने जब बहुत ज्यादा फोर्स किया तो अंत में फाइनली वो मान जाता है। कब मान जाता है? अंत में वो मान जाता है कि ठीक है मैं आता हूं। तो जैसे ही वो बोला कि ठीक है मैं आता हूं बोल करके, तब आपने उसको क्या कहा कि ठीक है तू आ रहा है ना, तो साथ में उधर से क्या ले आना? पंखा ले आना। क्या ले आना? पंखा ले आना। क्या है ना, यहाँ लाइट बहुत ज्यादा गोल होती है और इन्वर्टर अभी लगा नहीं है, इसलिए हाथ से जो धूकते हैं ना वो वाला पंखा तू अपने साथ लेकर के आना। और जब तू यहाँ पहुंचेगा तो कांकेर में ना, तो मेरे को फोन करना, मैं तेरे को नहर किनारे बैठा हुआ मिलूंगा, क्योंकि तब तक मेरी क्या हो जाएगी? छुट्टी हो जाएगी। तो मैं कहां पर मिलूंगा? सॉरी यार, आई लिखा जा रहा है ना, नहर किनारे में आप लोग को बैठा हुआ मिलूंगा। फाइनली भानु प्रताप आ जाता है और उससे मिल जाता है। कहानी हो गई हमारी खत्म। कहानी किसको किसको याद हो गया?
चलो बताओ अब मेरे को। कहानी एकदम मजेदार था। आप बन गए हैं डिप्टी कलेक्टर, पोस्टिंग हो गई है कांकेर में। वहां से आपको सुबह सुबह ज्वाइन करने के लिए जाना था, लेट हो रहा था इसलिए आप खाना नहीं खाए। रास्ते में आपने 4 ठो आम ले लिया कि मैं उसको जाकर वहां खा लूंगा। अब उस आम को लेकर आप अपने ऑफिस पहुंच गए, काम जल्दी जल्दी निपटाए, लेकिन आप वहां होने लगे बोर। इस वजह से आपने अपने एक फ्रेंड भानु प्रताप को फोन किया जो कि दुर्ग में रहता था, और उसको बोले कि तुम भी आ जाओ यार, मैं बोर हो रहा हूं। तो वो तो नहीं मान रहा था, लेकिन अंत में क्या करता है, मान जाता है। और जब वो मान जाता है तो आप बोलते हैं उसको कि आते टाइम अपने साथ पंखा लेकर के आना, और जब तुम पंखा लेकर के आओगे ना तो नहर किनारे मैं तुमको मिलूंगा। बस कहानी यहां पर हमारी खत्म हो जाती है। अब देखो आपका पता भी नहीं चला और आपको विकासखंड याद हो चुका है। कैसे विकासखंड? तो सबसे पहले आपका पोस्टिंग कहां हुआ था, कांकेर में, तो कांकेर आपका एक विकासखंड हो गया। दूसरा मैंने बोला कि खाली पेट आप गए थे इसलिए रास्ते में आपने 4 आम ले लिया, तो 4 आम से याद रखेंगे 4 आमा। क्या याद रखना है? 4 आमा। ठीक है। तीसरा मैंने बताया अपने एक दोस्त को आपने फोन किया जिसका नाम था भानु प्रताप, तो भानु प्रतापपुर। तीसरा विकासखंड कौन सा है? भानु प्रतापपुर, जो कि कहां रहता था? जो आपके दुर्ग में रहता था। और दुर्ग से याद रखेंगे दुर्ग कोंदल, कोंडल नहीं है ये, कोंदल है, दवात का है, कोंदल। ठीक है। उसके बाद फिर आपने बोला कि जब तू आई रहे ना तो अपने साथ पंखा लेके आना, क्योंकि मेरे घर में लाइट गोल होता है। तो यहां से याद रखेंगे पखांजूर, पंखा से क्या याद रखना है? पखांजूर। और जब तू आएगा ना, अच्छा वो अंत में माना था ना, शुरू में तो नाटक कर रहा था नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा, लेकिन अंत में वो मान जाता है, तो अंत से याद रखेंगे अंतागढ़। ठीक है। और जब तू आएगा तो मैं कहां पे मिलूंगा तेरे को? नहर के किनारे, तो वहां से याद रखेंगे नरहरपुर। बोलो मजेदार ट्रिक था कि नहीं? मजा आ गया एकदम। तो ये है आपके कांकेर के 7 विकासखंड जो ना चाहते हुए भी आप याद कर चुके हैं और आपको याद हो गया है। चीजें क्या हमारी समझ में आ गई? तो इस प्रकार से कांकेर के 7 विकासखंड के नाम हमने याद कर लिए हैं। अब आगे याद रखना है आपको, यहां पर कुछ नेशनल हाईवे नंबर 30 की बात बताई जा रही है। अब नेशनल हाईवे नंबर 30 देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा किधर? मैप के तरफ। क्या बोल रहे हैं जी? मजेदार ट्रिक था, वेरी गुड। चलिए, याद हो गया ना आपको, तो मतलब मजेदार बन गया ये। ठीक है। याद होना ज्यादा जरूरी है। कहानी तो बचपन से सब सुनते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कहानी के फॉर्म में ही आपको समझाया जाए, कुछ नया ट्राई किया जाए। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कांकेर का मैप, जैसा कि मैंने आपको समझाया। ठीक है। ये हो गया आपका कांकेर। क्या बन गया बेटा? ये बन गया आपका कांकेर। क्या बन गया? कांकेर। अगर मैं इसको बीच से ऐसे करके काट दूं तो वो बन जाएगा आपका कोंडा गांव, लेकिन ये सिर्फ कांकेर है। आपको याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देती हूँ, ऐसे करके, है ना। तो ये आपका कांकेर था और ये नीचे वाला हिस्सा आपका कोंडा गांव था। याद आ रहा है क्या कुछ? तो ये है आपका कोंडा गांव, लेकिन हमको पढ़ना है इसके बारे में, क्योंकि हम सिर्फ देख रहे हैं अभी कांकेर के बारे में। अब जब आप कांकेर के बारे में देखेंगे तो याद रखेंगे यहाँ ऊपर से कुछ एक सड़क आती है इस प्रकार से। ठीक है। जो यहाँ पर से ऐसे करके टर्न हो जाती है और ऐसे करते करते ये बाहर निकल जाती है। तो ये जो सड़क आ रही है ना, इस सड़क को कहते हैं नेशनल हाईवे नंबर 30। क्या नाम है इसका? नेशनल हाईवे नंबर 30। नेशनल हाईवे नंबर 30 का मतलब होता है राष्ट्रीय राजमार्ग 30। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 30। ठीक है। याद रहेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 30। अब राष्ट्रीय राजमार्ग के 30 के बारे में कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं, जैसे कि यह जो नेशनल हाईवे नंबर 30 है, इसे आपका छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा भी कहा जाता है, और यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। याद रहेगा, इसको छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, और दूसरा यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब आप जब आगे बढ़ते हैं, अब जब नेशनल हाईवे से आप नीचे आते हैं तो यहां पर आपका पड़ता है चारामा। क्यों? ये मैप के माध्यम से मैं क्यों समझा रही हूं? इसलिए समझा रही हूं क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कांकेर के बारे में, और कांकेर के अंतर्गत मैंने आपको 7 ये विकासखंड बताए हैं। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कांकेर में ये जो 7 जगह है ना, ये कहां कहां पर बसा हुआ है या ये कहां कहां पर स्थित है। मैप से याद करने से होता ही है बेटा कि चीजें बहुत आराम से हमको याद आ जाती हैं। तो ये 7 विकासखंड मैं मैप के माध्यम से आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये नेशनल हाईवे में जैसे ही आप आएंगे सबसे पहले पड़ जाएगा आपका क्या? चारामा। ठीक है। चारामा से जब आप नीचे जाएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये है आपका कांकेर वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? ये है आपका कांकेर वाला क्षेत्र। और इसी कांकेर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा पंचवटी। क्या मिल जाएगा? पंचवटी। ठीक। अब यहां पर से देखो, एक और सड़क कुछ इस प्रकार से आती है और बिल्कुल सीधे जाती है। इस सड़क का नाम है स्टेट हाईवे नंबर 05। क्या नाम है इसका? स्टेट हाईवे नंबर 05। क्या नाम है इस सड़क का? क्या नाम है? स्टेट हाईवे नंबर 05। आपको याद रखना है। तो स्टेट हाईवे नंबर 05। अच्छा, ये स्टेट हाईवे 05 आ कहां से रहा है आपको पता है? तो ये आ रहा है आपका दल्ली राजहरा से। ऊपर में आपके दल्ली राजहरा पड़ेगा। ठीक है। दल्ली राजहरा से आपका स्टेट हाईवे नंबर 05 सीधा नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले जब आएगा तो क्या पड़ेगा? तो यहाँ पर तो चारामा है, ये आपका कांकेर है, और ये क्या है आपका? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी के बारे में आपको बहुत अच्छे से
मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये रामायण कालीन स्थल है और यहीं से क्या हुआ था, यहीं से आपके सीता माता का हरण हुआ था, है ना। अब हम बात करते हैं स्टेट हाईवे नंबर 05 का। क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, मैप के माध्यम से ये चीजों को आपको क्लियर करवाना जरूरी है ना, इसीलिए करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहां पर सबसे पहले क्या पड़ेगा, तो यहां पर ये जो जगह दिख रहा है ना, ये है आपका बी फॉर हो गया भानु प्रतापपुर। कौन सा हो गया ये? भानु प्रतापपुर। यहां पर आपका पड़ता है अंतागढ़ चौकी। क्या नाम है इसका? अंतागढ़ चौकी। तो क्या क्या देख लिया हमने? चारामा देख लिया और एक कांकेर देख लिया, भानु प्रतापपुर देख लिया और यहां पर क्या देख लिया? अंतागढ़ चौकी देख लिया। अच्छा, आपको पता है यहां पर से ना कुछ इस प्रकार से एक नदी प्रवाहित होती है, बिल्कुल बॉर्डर बनाते हुए। यह जो नदी है, इस नदी का नाम है कोटरी नदी। इसे क्या कहते हैं? इस नदी को कोटरी नदी कहते हैं। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब देखो, ये हो गया आपका क्या? भानु प्रतापपुर। ये हो गया अंतागढ़। ये नदी के किनारे यहीं पर क्या है आपका? दुर्ग कोंदल बसा हुआ है। ये दुर्ग कोंदल हमने देखा था ना, दुर्ग कोंदल बसा हुआ है। यहां पर आपको मिल जाएगा पखांजूर और इसी के जस्ट नीचे में एक और जगह पड़ता है जिसको कहा जाता है परलकोट। और परलकोट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी जब आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे। परलकोट का जो संघर्ष हुआ था, ठीक है, इसको गेंद सिंह से संबंधित माना जाता है। और गेंद सिंह कौन थे? तो गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद का दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो जब इसके बारे में डिटेल करूंगी तब आपको चीजें समझ आ जाएंगी। फिलहाल आप लोकेशन याद कीजिए कि कहां कहां पर याद है। तो ये देखो, चारामा हो गया, कांकेर हो गया, भानु प्रतापपुर हो गया, दुर्ग कोंदल भी हो गया, पखांजूर भी हो गया, अंतागढ़ भी हो गया। अब ये देखो 6 हो गया, बचा क्या? आपका नरहरपुर बचा हुआ है ना। तो नरहरपुर किधर पड़ता है? तो याद रखेंगे बेटा, नरहरपुर आपका यहां पे पड़ता है। ये आपका नरहरपुर है। ठीक है, तो यहां तक चीजें हमारी क्या क्लियर हो चुकी हैं? कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, वेरी गुड। अब देखो यहां पर से ना ऐसे करके आपकी महानदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? महानदी बहती है। तो याद रखेंगे यहीं पर से कांकेर के जस्ट ऊपर से नहीं, कांकेर के नीचे से जाएगा आपका। ठीक है, ये यहाँ पर याद रखेंगे। जो महानदी बहती है ना, एक सेकंड, ये आपका कांकेर है, ये आपकी महानदी है। ठीक है, यहीं पर से ऐसे मुड़ करके आपकी एक नदी जाती है जो कि ये एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी को कहा जाता है मलाज कुंडम की पहाड़ी। क्या कहा जाता है? मलाज कुंडम की पहाड़ी। और ये जो नदी जा रही है ना, इस नदी को हम कहते हैं दूध नदी। ठीक है, दूध नदी इसको कहा जाता है। और ये जो दूध नदी और जा करके आपके महानदी में मिल जाती है। ठीक, और जहां पर ये महानदी से मिलती है ना, यहाँ पर एक परियोजना है और उस परियोजना को दुधावा परियोजना के नाम से जानते हैं। इस परियोजना को किस परियोजना के नाम से जानते हैं? इसको आपका दुधावा परियोजना कहा जाता है। और यहां से भी प्रश्न बन जाता है। क्या प्रश्न बन जाता है? कि जो दुधावा परियोजना है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि दुधावा परियोजना का निर्माण, अच्छा ये आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि दुधावा परियोजना का निर्माण कब हुआ था। फिलहाल इस मैप में मैं क्या बताने वाली थी आपको? तो इस मैप के माध्यम से मैं आपको बताने वाली थी कि एक्चुअली ये जो कांकेर के अंतर्गत हमने 7 विकास खंड देखा, वो कहां कहां पर लोकेट है। हमको समझ आ गया क्या? तो 7 विकास खंड में सबसे पहले हमने देखा था कांकेर। तो ये देखो, ये है आपका कांकेर। दूसरे नंबर पर हमने देखा चारामा, ये है आपका चारामा। तीसरे नंबर पर हमने देखा भानु प्रतापपुर, ये यहाँ पर स्थित है आपका भानु प्रतापपुर। उसके नीचे हमने देखा दुर्ग कोंदल, ये रहा आपका दुर्ग कोंदल। ये आपका अंतागढ़, ये आपका पखांजूर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आपका हो गया ये नरहरपुर। और इस प्रकार से हमने पूरे 7 जो विकास खंड है वो कांकेर के मैप में समझ लिए कि कहां कहां पर स्थित है, किस किस प्रकार से स्थित है। इवन मैंने यहां पर महानदी का भी डायग्राम बना दिया, किस प्रकार से कांकेर के नीचे से आकर के दूध नदी महानदी में जाकर के मिल जाती है। तो यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि दूध नदी की सहायक नदी कौन सी है, या दूध नदी किसकी सहायक नदी है। तो आप याद रखेंगे, जो दूध नदी है वो महानदी की सहायक नदी है, जो कि कांकेर के नीचे मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलती है और जाकर के महानदी से मिल जाती है। चीजें हमारी क्या क्लियर हो गई हैं? चलिए, अब इसी के साथ जो चीजें मैंने अभी मैप से बताया, वही चीजें कैसे लिखित रूप में पढ़ना है वो आप देख लेते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 30 हमने देख लिया है, अच्छे से हमको चीजें समझ में भी आ चुकी हैं। अब देखिए नेशनल हाईवे नंबर 30 के बारे में आखिर यहाँ पर बताया क्या जा रहा है। देखो, नेशनल हाईवे नंबर 30, सबसे पहले तो इसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। सीधे प्रश्न में आ जाएगा, याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नेशनल हाईवे नंबर 30 को। छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ये डेफिनेटली प्रश्न में आ जाएगा आपका। तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 30 को ही
कहा जाता है। अब मैंने जो डिस्कस किया पर्वत पठार के बारे में, उसको एक शब्द में आप कांकेर का प्राकृतिक परिवेश के नाम से भी जान सकते हैं। अब देखिए क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले मलाज कुंडम की पहाड़ी, जो मैंने मैप में बताया था आपको, थोड़ा सा आप क्या करें, अगर अभी ज्वाइन किए हैं तो पीछे जाकर के देखें जहां पर मलाज कुंडम कहां पर स्थित है और कैसे वहां से दूध नदी निकलती है, ये मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया है। अब देखिए मलाज कुंडम की पहाड़ी से दूध नदी निकलती है, जो कि महानदी की सहायक नदी। एक बात तो हमारी यहां पर क्लियर हो गई। दूसरा, दूध नदी पर मलाज कुंडम जलप्रपात है। ये जो दूध नदी है ना, जहां पर से बह रही थी, मलाज कुंडम पहाड़ी से निकल रही है, इसी वजह से दूध नदी पर मलाज कुंडम जलप्रपात भी है। इसके अलावा एक और पॉइंट मैंने बताया था कि जो दूध नदी है और जो महानदी है, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, वहां पर एक परियोजना है जिसको दुधावा परियोजना के नाम से जाना जाता है। कौन से परियोजना के नाम से जाना जाता है? दुधावा परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर से कंफ्यूजन रहता है कि आखिर दुधावा परियोजना कौन सी नदी पर है, हम बोलेंगे। तो आप याद रखेंगे जो दुधावा परियोजना है ये दूध नदी पर ही है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में दूध नदी नहीं दिया है तो उस कंडीशन में आपको महानदी लेना है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से बेटा, क्योंकि दूध नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, इसी वजह से। लेकिन जब तक दूध नदी है, आपको दूध नदी में ही दुधावा परियोजना को लेना है। अगर नहीं है तब आपको फिर महानदी को आंसर में लेना है। इतनी चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा भानु प्रतापपुर के बारे में। तो भानु प्रतापपुर कहां पर है, ये मैंने मैप के माध्यम से आपको चीजें क्लियर कर दी थी। तो याद रखेंगे भानु प्रतापपुर में कुछ पर्वत स्थित हैं। भानु प्रतापपुर में कौन कौन से पर्वत स्थित हैं? तो आपको याद रखना है भानु प्रतापपुर में 4 पहाड़ी है। भानु प्रतापपुर में कितनी पहाड़ियां हैं? 4 पहाड़ियां हैं। कितनी पहाड़ियां हैं? 4 पहाड़ियां हैं। और इन चारों पहाड़ी का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि सीधे प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि ये पहाड़ी कहां पर स्थित है, ये पहाड़ी कहां पर स्थित है। तो भानु प्रतापपुर में जो 4 पहाड़ी हैं उनका क्या क्या नाम है? तो एक है आपका चार गांव, एक है आपका मेटा बोदली, एक है आपका आरी डोंगरी और एक है आपका हाहा लद्दी। याद रहेगा क्या? ये चारों जो पर्वत हैं ये कहां पर स्थित हैं? तो ये जो चारों पर्वत हैं ये आपके भानु प्रतापपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? भानु प्रतापपुर में स्थित है। क्या स्थित है? भानु प्रतापपुर में स्थित है। चले अब इसको कैसे याद रखेंगे कि ये चारों पर्वत भानु प्रतापपुर में है? तो आप याद रखिए जो कहानी मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले सुनाया था कि भानु प्रतापपुर क्या किया, अपने आपसे मिलने के लिए, आप डिप्टी कलेक्टर बन चुके हैं ना, कांकेर आ रहा है। तो जब भानु प्रताप आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो वो अकेले नहीं आता है, वो अपने साथ 4 लड़कियां लेकर के आता है। फ्रेंड है आपकी वो चारों की चारों, है ना। तो अपने साथ 4 लड़कियों को लेकर के आता है। तो 4 लड़कियों से याद रखेंगे 4 गांव, ठीक है। तो 4 लड़कियों को अपने साथ लेकर के आता है। तो उस 4 लड़कियों में से जो एक लड़की है वो कैसी है? तो उसमें से जो एक लड़की है वो मोटी है। ये क्या करता है? अपने साथ 4 लड़कियों को लेकर के आता है और ये 4 लड़कियों में से जो एक लड़की है ना वो बहुत ही ज्यादा मोटी है। अब ये लोग क्या कर रहे थे? आपसे मिलने के लिए नहर के पास जा रहे थे, लेकिन नहर जाने के लिए क्या करना पड़ता था ना, नदी पार करना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया? नदी पार करने के लिए नाव का प्रयोग किया। और नाव को हम छत्तीसगढ़ी में डोंगा नाम से जानते हैं। नाव को हम क्या बोलते हैं? डोंगा कहते हैं ना। किसको किसको नहीं पता भाई? डोंगा का प्रयोग किया इन्होंने नदी पार करने के लिए। अब जैसे ही नदी पार किए ये लोग, डोंगच के पास में क्या था? नदी किनारे में ही लद्दी था। अब ये जो मोटी लड़की है बेचारी कूद नहीं पाई और लद्दी में गिर जाती है। अब उसको देख करके इसके सारे फ्रेंड हंसने लगते हैं। कैसे हंसने लगते हैं कि हा हा लद्दी में गिर गई, हा हा लद्दी में गिर गई। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो भानु प्रतापपुर में 4 पहाड़ी, 4 लड़कियों को लेकर के आता है। तो वहां से याद रखेंगे 4 गांव। उसमें से एक लड़की मोटी थी तो मोटी से याद रखेंगे मेटा बोदली, ठीक है। अब उन लोगों को नहर किनारे जाना है तो नदी पार करना था। नदी पार करने के लिए लोग डोंगा का प्रयोग करते हैं। डोंगा से याद रखेंगे आरी डोंगरी। लद्दी में गिर जाती है तो सब हंसने लगते हैं, हा हा लद्दी में गिर गई। तो यहां से आपको हा हा लद्दी याद हो जाएगा। तो अब अगर एग्जाम में कहीं से भी ये बन जाएगा तो आप बहुत आराम से आंसर ले लेंगे कि हाँ भाई भानु प्रताप के साथ ही आए थे चारों, और चारों पहाड़ी कहाँ स्थित है? आपके भानु प्रतापपुर में स्थित है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अच्छा, भानु प्रतापपुर में ना एक और पहाड़ी है, यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख लेना, कोदापाखी। नाम क्या है उसका? कोदापाखी। ये एग्जाम में नहीं आया है लेकिन आ सकता है, इसीलिए आपको याद रखना है कोदापाखी। ये भी कहाँ है? आपका भानु प्रतापपुर में ही स्थित है, ठीक है। अब ये कोदापाखी को भी यहाँ पर से रिलेट कर सकते हो आप लोग। डोंगा से जब ये लोग उतर रहे थे तो सब मोटी लड़की को चिल्ला रहे थे, कूदना कूदना कूदना, और कूदना कूदना से याद रख लेना कोदापाखी, ठीक है। पर बेचारी लद्दी में गिर जाती है और सब हंसने लगते हैं, हा हा लद्दी। तो इस प्रकार से भानु प्रतापपुर में टोटल 5 पर्वत हैं जो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। भानु प्रतापपुर कहाँ है ये मैप में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से भानु प्रतापपुर हमारा खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे अंतागढ़ का। तो अंतागढ़ के बारे में याद रखना है बेटा,
अंतागढ़ में राव घाट की पहाड़ी है। अंतागढ़ के जस्ट नीचे जाएंगे ना तो वहां पर स्थित है राव घाट की पहाड़ी। तो एक्चुअली में राव घाट की पहाड़ी जब भी पूछा गया ना ऑप्शन में आपका कांकेर रहता है और वही आपको टिक करना रहता है कि राव घाट की पहाड़ी कहां है, तो ये कांकेर में। और ज्यादा अंदर घुस के देगा ना तब आपको अंतागढ़ ऑप्शन में मिलेगा। तो आप याद रखेंगे कांकेर के अंतर्गत अंतागढ़ है जो कि क्या है, एक विकास खंड है और यहां पर आपका राव घाट की पहाड़ी स्थित है। चीजें हमारी क्या क्लियर हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो भानु प्रतापपुर से एक नदी का उद्गम होता है जिसे तांदुला नदी कहते हैं। तांदुला जलाशय है उस पर, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब हम बालोद पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी फिलहाल हम कांकेर पढ़ रहे हैं। तो भानु प्रतापपुर से एक नदी का उद्गम होता है जिसे तांदुला नदी कहा जाता है। तांदुला नदी बालोद में बहती है। कांकेर में एक जगह है लखनपुरी जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र किसको कहते हैं आपको पता है, तो कोई भी गांव या कोई ऐसा शहर है ना जिसका पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है। खाली इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि वहां पर उद्योगों का निर्माण किया जा सके। अब वहां पर उद्योगों का निर्माण क्यों करना है, उद्योगों का निर्माण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर सरकारों के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि उस एरिया के आसपास के लोगों को आपको काम देना है। इसी वजह से वहां पर उद्योगों का निर्माण कर दिया जाता है और वो आपका औद्योगिक क्षेत्र कहला सकता है। ठीक, तो यहां से एक प्रश्न बन जाएगा कि कांकेर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र का क्या नाम है। तो आप याद रखेंगे कांकेर में स्थित जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका नाम है लखनपुरी। अब आपके माइंड में फिर से आ रहा होगा कि लखनपुरी कहां पर स्थित है, तो आप याद रखेंगे जो चारामा के बारे में मैंने बताया था ना, इस प्रकार से रोड आ रहा है, रोड आ रहा था तो ऊपर इसमें चारामा था और जहां पे टर्न कर रहे थे वहां पर ये आपका कांकेर था। ऐसे ही बताई थी ना मैं मैप में। तो चारामा और कांकेर इन दोनों के बीच में ही स्थित है आपका लखनपुरी जो कि आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, ये मैंने आपको बताया। तो यहां से प्रश्न सीधे बन जाएगा कि लखनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया कहां स्थित है, तो आप बताएंगे यह आपके कांकेर में स्थित है। चीजें क्लियर हो गई, आगे बात करते हैं। अब देखो औद्योगिक क्षेत्र क्या है ये भी आपको बता दिया गया। अब यहाँ पर से कुछ पाषाणकालीन स्थल की हम बात कर लेते हैं। पाषाणकालीन स्थल मतलब मैंने बताया ना प्राकृतिक परिवेश पर भी चर्चा करूंगी, इतिहास से रिलेटेड चीजों को भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो याद रखेंगे पाषाणकालीन स्थल। अब पहले यहाँ पर फिर से एक बार डायग्राम देखो, ये जो सड़क आ रही थी यहाँ पर था आपका चारामा और यहाँ पर था आपका कांकेर। सड़क याद है ना, नेशनल हाईवे नंबर 30 की मैं बात कर रही हूँ। तो ये जो चारामा है ना यहीं पर ऐसे करके बिंदु बिंदु करके कुछ जगह स्थित है, जिसमें से एक जो बिंदु है इसका नाम है कुलगांव। ठीक है, एक जो बिंदु है उसका नाम है कान्हा गांव। ठीक है, और एक जो बिंदु है उसका नाम है गोटा टोल। ये चारों कहां स्थित है, तो ये चारों आपके कहां स्थित है, कांकेर में स्थित है। ठीक है, तो यहां से कैसे प्रश्न बनेंगे तो वो आप याद रखेंगे। सबसे पहली बात कुलगांव याद रखना है, पाषाणकालीन स्थल जो कि कांकेर में स्थित है। दूसरा आपका कान्हा गांव और तीसरा है आपका गोटा टोल। गोटा टोल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो गोटा टोल से एक चीज आप याद रखेंगे कि जो गोटा टोल कांकेर में स्थित है यहां से एलियन का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है, एलियन का साक्ष्य मिला और साथ में अंतरिक्ष यान के साक्ष्य भी यहां से मिले हैं, इसलिए गोटा टोल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गोटा टोल कहां स्थित है सबसे पहला प्रश्न, तो गोटा टोल आपके कांकेर में स्थित है। दूसरा प्रश्न गोटा टोल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एलियन का साक्ष्य मिला है और एलियन के साथ साथ आप याद रखेंगे यहां से अंतरिक्ष यान का भी साक्ष्य मिला है, इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां पर लोकेट है मैंने बताया, चारामा के बस अगल बगल ये जो तीनों जगह है कुलगांव, कान्हा गांव और आपका गोटा टोल। ठीक है, ये चारों आपके स्थित हैं। अच्छा, कुलगांव के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो बेटा कुलगांव के बारे में आप याद रखिए कि जो कुलगांव है इसको गांधी ग्राम की संज्ञा दी गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क आप लगा लेंगे। तो कांकेर के अंतर्गत एक जगह पड़ता है कुलगांव। ये जो कुलगांव है इसको आपका गांधी ग्राम की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, गांधी ग्राम की संज्ञा दी गई है। याद रहेगा कुलगांव कांकेर में है जैसे गांधी ग्राम की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा याद क्या रखना है, इसके अलावा ये याद रखना है कि जो कुलगांव है यहाँ राज्य का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोला गया है। याद रहेगा क्या, कांकेर के अंतर्गत आपका जो कुलगांव है इसे गांधी गांव की संज्ञा दी गई है और दूसरा यही आपका रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोला गया है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। गोटा टोल के बारे में क्या याद रखना है, यहाँ एलियन और अंतरिक्ष यान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये नाम आपने याद रखने हैं। कांकेर में स्थित एक पहाड़ी भी है जिसे गढ़िया पहाड़ के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये कांकेर है ना, इसके जस्ट साइड में आपका गढ़िया पहाड़ स्थित है। गढ़िया पहाड़ क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, गढ़िया पहाड़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ गढ़िया महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, गढ़िया महोत्सव मनाया जाता है। चीजें याद रहेंगी क्या हमको, कांकेर में ही स्थित है आपका गढ़िया पहाड़। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही आपका गढ़िया महोत्सव मनाया जाता है। तो सीधे प्रश्न में आ जाएगा गढ़िया पहाड़ कहां स्थित है, तो गढ़िया पहाड़ आपका
कांकेर में स्थित है। अच्छा, मैंने आपको भानु प्रतापपुर में जो 4 पहाड़ियों के नाम बताए थे, कौन कौन से 4 पहाड़ियों का नाम बताई थी मैं? 4 लड़की लेकर के आया था अपने साथ में, उसके अलावा एक लड़की मोटी थी, वहां से मेटा बोदली आपको याद रखना है, लद्दी में गिर गई तो हाहा लद्दी याद रखना है, डोंगा पार करके गए थे तो आरी डोंगरा, है ना। और उसके अलावा मैंने राव घाट की पहाड़ी बताई थी जो कि अंतागढ़ में स्थित है। तो ये जो 5 क्षेत्र है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 5 क्षेत्र में लोहे का उत्खनन किया जाता है, मतलब यह लौह अयस्क क्षेत्र है। एक पॉइंट वहां पर आप और नोट कर लेंगे जो मैं आपको बताना भूल गई थी, ठीक है। तो भानु प्रतापपुर में स्थित चारों पर्वत और अंतागढ़ में स्थित आपका राव घाट की पहाड़ी, ये 5 जगह ऐसे जगह हैं जो कि कांकेर का लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यहां से लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक। कुलगांव के बारे में क्या याद रखेंगे? गांधीग्राम की इसको संज्ञा दी गई है। साथ में यहां हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोला गया है। तो इतने पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखना है। चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं, बात करते हैं आगे। अब देखो, अब थोड़ा सा मैं महानदी के बारे में बताऊंगी। महानदी के बारे में तो खैर जब हम धमतरी पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, लेकिन क्योंकि कांकेर पढ़ते पढ़ते मैप में हमारी महानदी भी आ गई थी, याद आ रहा है ना। कुछ इस प्रकार से हमारा रोड जा रहा था, ठीक है, और रोड के साइड में यहां पर से आपकी महानदी जा रही थी और नीचे से मलाज कुंडम की पहाड़ी से इस प्रकार से आपकी दूध नदी निकल करके मिली हुई थी। तो ये जो नदी है ना, यही आपकी महानदी है। तो क्योंकि कांकेर में महानदी का भी मेंशन नाम हुआ है, इसलिए आपको महानदी के बारे में भी याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? तो याद रखेंगे जो महानदी है ना, इसका उद्गम कहां से होता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो जानते हैं कि महानदी का उद्गम धमतरी के सिहावा पर्वत से होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं कि जो सिहावा पर्वत है ना, उसी को शुक्तिमती पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में अगर सिहावा पर्वत नहीं है और दे दिया शुक्तिपति, तो फिर आप तो वहीं पर भोकवा जाओगे, ये क्या है भाई बोल करके। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो महानदी है वो शुक्तिमती पर्वत से निकलती है। शुक्तिमती पर्वत सिहावा पर्वत को ही कहा जाता है। कहाँ स्थित है? धमतरी में स्थित है, याद रहेगा आपको। अब आगे बात करते हैं, धमतरी जिला से इसका उद्गम होता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में यह 286 किलोमीटर प्रवाहित होती है। किसकी बात हो रही है? महानदी की बात हो रही है। जो महानदी है वो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? तो महानदी हमारे छत्तीसगढ़ में 286, मेरे साथ में बोलो, देखो 8 2 10 और 10 6 16 और 16 से याद रखेंगे 36, ठीक है। तो 286 तो छत्तीसगढ़ में महानदी कितना किलोमीटर बहती है? 286 किलोमीटर बहती है। तो ये तो छत्तीसगढ़ में बहती है, पर ये इसकी टोटल लंबाई नहीं है। टोटल लंबाई कितनी है? तो महानदी की जो टोटल लंबाई है वो 858 किलोमीटर है। याद रहेगा क्या? महानदी की टोटल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ उसका 286 भाग ही प्रवाहित होता है। जो बाकी भाग है वो आपका उड़ीसा चला जाता है, वहां जाकर के बहने लगता है, ठीक। तो महानदी की टोटल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है? 286 किलोमीटर। 858 किलोमीटर, 286 किलोमीटर, 858 किलोमीटर, 286 किलोमीटर। याद हो गया अपने को। अब आगे देखो, छत्तीसगढ़ के साथ साथ क्योंकि उड़ीसा में भी बहती, बताया ना मैंने, 858 का 286 हमारे छत्तीसगढ़ में, बाकी आपके उड़ीसा में जाके बहती है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं किसको? महानदी को। छत्तीसगढ़ की गंगा भी इसी को कहा जाता है, ये भी एग्जाम में बन जाएगा, हो जाना मत कंफ्यूज। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी महानदी को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की गंगा भी महानदी को ही कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है यह, कौन सी? महानदी की बात हो रही है। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो महानदी, इसकी लंबाई कितनी है? 286 किलोमीटर है। तो 286 किलोमीटर के साथ छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, कौन सी? महानदी, दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो तुरंत आपके माइंड में प्रश्न आना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ में बहने वाली, जब ये दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है, तो पहले नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो याद रखेंगे बेटा, छत्तीसगढ़ में बहने वाली पहले नंबर की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी शिवनाथ नदी है। याद रहेगा आपको। ऐसा इस वजह से क्योंकि जो महानदी है उसका सिर्फ 286 किलोमीटर हिस्सा ही हमारे छत्तीसगढ़ में बहता है, जबकि जो शिवनाथ नदी है इसका 290 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में बहता है। इसीलिए शिवनाथ नदी हमारे छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और इसके बाद में फिर महानदी 286 किलोमीटर के साथ दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। चीजें क्या हमारी याद हो गई? याद रखना पड़ेगा, तभी चीजें आप डील कर पाओगे, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फिर आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरे नंबर पे क्या बोला जा रहा है? अंतागढ़ के बारे में बताया जा रहा है। अंतागढ़ में एक जलप्रपात भी है, राव घाट की पहाड़ी तो वही है, साथ में एक जलप्रपात भी है जिसे चर्रे मर्रे के नाम से जाना जाता है। चर्रे मर्रे जलप्रपात कहते हैं। तो यहां से भी प्रश्न आ जाएगा कि चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आप याद रखेंगे कांकेर में स्थित है।
कांकेर में भी कहाँ स्थित है? तो कांकेर के कहां? अंतागढ़ में स्थित है। आगे देखो, कांकेर के पड़ोसी जिलों की बात की जा रही है। अब यहां पर किसकी बात हो रही है? कांकेर के पड़ोसी जिलों की बात हो रही है। तो अगर आपको छत्तीसगढ़ का मैप क्लियर हो गया अभी तक, तो आप बहुत आराम से बता देंगे कि कांकेर के पड़ोसी जिले कौन कौन से होंगे। तो अगर मैं कांकेर बना दूं कुछ इस प्रकार से, अगर मैं मैप बना दूं भारत का, सॉरी बस्तर का, तो ऐसे ही बनेगा। ये हो गया हमारा कांकेर, ठीक है, ये हो गया आपका नारायणपुर, ये हो गया आपका बीजापुर, ये हो गया आपका बस्तर, ये हो गया आपका दंतेवाड़ा, ये हो गया आपका सुकमा, ये हो गया आपका कोंडागांव। अब यहाँ पर से देखकर आप बता सकते हो कि कांकेर के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। तो आप याद रखेंगे बेटा, अगर मैं बस्तर संभाग की बात करूं तो इसके जस्ट बगल में आप देख रहे हो कोंडागांव है, इसके जस्ट नीचे में आप देख रहे हो नारायणपुर है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर में भी तो कुछ होगा। तो इसके जस्ट ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पर आपका धमतरी पड़ता है, ठीक है, नीचे में नारायणपुर ही है, इसके जस्ट ऊपर में आपको बालोद दिखेगा, उसी के जस्ट बगल में आपको मोहला मानपुर दिखेगा। तो इस प्रकार से टोटल 5 जिले हैं जो कि कांकेर के पड़ोसी जिले कहलाते हैं। ऊपर में यहीं पर बालोद है और यहीं पर आपका मोहेला मानपुर है। यही जो मोहेला मानपुर है, यहीं से कोटरी नदी ऐसे नीचे आती है, जिसे परलकोट नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। और बालोद हो गया, मोहेला मानपुर हो गया। इधर साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपका धमतरी भी टच करता है, किसको? कांकेर को। बगल में कोंडागांव, नीचे में नारायणपुर। इस प्रकार से टोटल 5 जिले हैं जो कांकेर के पड़ोसी जिले के नाम से जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं कांकेर जिला। कांकेर क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि कांकेर एक जिला मुख्यालय है, साथ में एक विकास खंड भी है, जो अभी हमने याद किया था। इसके अलावा कांकेर से ही आपकी दूध नदी निकलती है। तो यहां से प्रश्न घुमा के आपको दे देगा कि कांकेर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, या पूछ लेगा कि दूध नदी के तट पर कौन सा जिला बसा हुआ है। तो आप याद रखेंगे कि जो कांकेर है वो आपके दूध नदी के किनारे स्थित है। कहां स्थित है? दूध नदी के किनारे आपका स्थित है। क्या स्थित है? तो कांकेर स्थित है। आगे बात करते हैं पंखाजुर के बारे में। पंखाजुर नहीं, पखांजूर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो पखांजूर के बारे में क्या याद रखना है आपको? तो जो पखांजूर है, यहाँ खेरखेट्टा जलाशय, ऐसे ही प्रश्न बनता है कि यह जलाशय कहां पर है, यह नदी कहां से निकलती है, कौन सी पहाड़ी से निकलती है। तो आप याद रखेंगे जो खेरखेट्टा जलाशय वो कहां है भाई? तो वो आपके पखांजूर में स्थित है। और पखांजूर कहां है? तो यह आपके कांकेर में स्थित है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? इसको आप ऐसे याद रखना कि खट्टा क्या था जी, खेरखट्टा को रिलेट कर दो खट्टा से। तो खट्टा क्या था? खट्टा आपका खजूर था। जैसे ही खेरखट्टा दिखा, तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि मैडम ने क्या बताया था, खट्टा क्या था? तो खट्टा आपका खजूर था। तो पखांजूर आप वहां से तुरंत याद कर लेंगे। चीजें क्या क्लियर हो गई हमारी? आगे देखो, पखांजूर के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ बंगाली लोगों को 1971 में बसाया गया था, ठीक है। याद रखेंगे, कांकेर की बात हो रही है, यहाँ बंगाली लोगों को बसाया गया था। आगे बात कर ले तो यहाँ से अबुझमाड़ की पहाड़ी शुरू होती है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई? पखांजूर यहाँ खेरखेट्टा जलाशय है, बंगाली लोगों को 1971 में यहाँ बसाया गया था, और सबसे बड़ी बात जो अबुझमाड़ की पहाड़ी है वो यहीं से आपकी शुरू होती है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, हम थोड़ा सा बात करेंगे परलकोट के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था मैप में, मैं आपको समझाई थी, कैसे दिखाई थी। तो ये आपकी कोटरी नदी है, यहाँ पर पखांजूर है, और यहाँ पर आपका परलकोट है। और इसी परलकोट के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। क्या बताया जा रहा है परलकोट के बारे में? तो 1824-25 का जो विद्रोह है, इसे ही आपका परलकोट के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। देखो, परलकोट ये आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित है। परलकोट नामक जगह पर सन 1824-25 में क्या हुआ था? भयंकर टाइप का विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह के जो नेता हैं उनका नाम था गेंद सिंह। तो गेंद सिंह के साथ अंग्रेजों ने इतना बदसलूकी किया था, उसको गेंद सिंह को उसी के महल के सामने उन्होंने फांसी दे दिया था। इसी वजह से बस्तर के पहले शहीद के नाम से ये जाने जाते हैं। तो सीधा प्रश्न में आ जाएगा कि बस्तर का पहला शहीद कौन था? तो आप याद रहेंगे, बस्तर का पहला शहीद गेंद सिंह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? याद रहेगा, क्योंकि परलकोट का जो विद्रोह है 1824-25 में हुआ था। अब जिसको ईयर याद नहीं होता वो ऐसे याद रखना, प से परलकोट और प से 85, तो याद रहेगा आपको, ठीक है। प से परलकोट, प से 85, तो 1824 1825 में ही आपका परलकोट का विद्रोह हुआ था। आगे देखो, अंग्रेज सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ कब आए थे? तो आप याद रखेंगे बेटा, अंग्रेज जो है सन 1818 में पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे। छत्तीसगढ़ का इतिहास आप जब देखेंगे तो उसमें जब मैं पढ़ाती हूँ मराठा शासनकाल, तो इसको आप ना 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कैसे? तो सबसे पहले मराठों का जब शासन था तो किस प्रकार से वो शासन कर रहे थे, उसके बाद अंग्रेजों का जब शासन हुआ, उसके बाद फिर से मराठों का शासन हुआ, उसके बाद कैसे स्वतंत्रता
स्वतंत्रता सेनानियों का युद्ध हुआ। इस प्रकार से 4 पार्ट में बांट करके छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है ना उसको पढ़ाया जाता है। मैं खुद पढ़ाती हूँ, वो क्लास भी हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे जहां बहुत बेसिक से आपको चीजें मजेदार तरीके से पढ़ाई जाएंगी। आगे क्या समझ में? तो यहीं से आपको याद रखना है जो अंग्रेज हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ में कब आते हैं? तो सबसे पहली बार जो अंग्रेज सन 1818 में हमारे छत्तीसगढ़ आए थे। अब याद रखना कि 1818 से 1830 तक का जो समय है ना, इस समय को अधीक्षक काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर ये लोग क्या करते थे? अधीक्षक नियुक्त करते थे। ठीक है, सुप्रिटेंडेंट यहां पर नियुक्त किया जाता था। इसी वजह से 1818 से 1830 तक का जो काल है इसको अधीक्षक काल के नाम से जाना जाता है। और इसी टाइम पर बीच में आपका पड़ेगा 1824 और 25, जहां पर परलकोट का विद्रोह हुआ था। और उसी परलकोट के विद्रोह में आपके गेंद सिंह की हत्या कर दी गई थी, फांसी पर लटका दिया गया था, वो भी उसी के महल के सामने में। इसी वजह से बस्तर का पहला शहीद किसे कहा जाता है? अगर प्रश्न में पूछे तो आप याद रखेंगे बस्तर का पहला शहीद गेंद सिंह को कहा जाता है। अगर वहीं से दूसरा टाइप का प्रश्न बनेगा तो छत्तीसगढ़ का पहला शहीद किसे कहा जाता है? तो आप तुरंत आंसर लगाएंगे, छत्तीसगढ़ का पहला शहीद वीर नारायण सिंह को कहा जाता है। चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई हैं यहाँ पर? तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं पढ़ा तो सीजी ज्योग्राफी रही हूं, पर यहाँ पर सारी चीजों को हम लेकर के चल रहे हैं। जितने प्रश्न जिस एरिया से आपके बन जा रहे हैं उसको रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, एक ही साथ हम सबको लेकर के चलेंगे और साथ में चीजों को पढ़ते चलेंगे। शुरू से पढ़ा रही हूं, नोट्स साथ में आप बनाते चलिए। फ्री क्लासेस हैं, कब तक रहेगा कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो 20 जनवरी 1825, डेट भी याद रखेंगे क्योंकि अब डेट भी पूछ लिया जा रहा है। तो 1825 को तो हुआ ही था परलकोट का विद्रोह। डेट क्या याद रखना है? 20 जनवरी। क्या याद रखेंगे? 20 जनवरी। तो 20 जनवरी 1825 को परलकोट का विद्रोह हुआ था, जिसमें गेंद सिंह को इसी के महल के सामने अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था। इसलिए इसे बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। छत्तीसगढ़ का पहला शहीद वीर नारायण सिंह को कहा जाता है, ये भी आप देख चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं सिंघार भाट का, तो सिंघार भाट किधर पड़ता है? तो याद रखेंगे बेटा सिंघार भाट, सबसे पहले मैप में अगर मैं इसको क्लियर करवा दूं आपको, तो मैंने आपको बताया था ये है आपका नेशनल हाईवे नंबर 30, जहां पर सबसे पहले आपका चारामा पड़ता है, यहां पर आपका कांकेर पड़ता है, और कांकेर के जस्ट नीचे यहां पर आपका सिंघार भाट पड़ता है। क्या पड़ता है? सिंघार भाट पड़ता है। तो यह भी आपके कांकेर के अंतर्गत ही पड़ता है। अब सिंघार भाट के बारे में याद क्या रखना है? तो देखो सिंघार भाट यह एंटी टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज है। कहां पर? सिंघार भाट में। क्या है यहां पर? तो एंटी टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज है। कहां है? सिंघार भाट में है। सिंघार भाट कहां है? तो यह आपके कांकेर के अंतर्गत पड़ता है। पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरा चीज आपको ये याद रखना है कि सिंघार भाट में ही आपका एसआई ट्रेनिंग सेंटर है। सब इंस्पेक्टर का पेपर आप लोगों ने दिया है ना, मैक्सिमम लोगों ने दिया होगा। ठीक है, तो वहीं आपका एसआई ट्रेनिंग सेंटर है। कहां है? सिंघार भाट में। इसके अलावा यह पॉइंट भी आप याद रखेंगे, एंटी टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज यहां पर स्थित है। अगला बात करते हैं, तो याद रखेंगे सिंघार भाट के बारे में आपको क्या याद रखना है। तो देखो यहां कोदो कुट की प्रसंस्करण केंद्र है। कहां की बात हो रही है जी? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ के सिंघार भाट में यहां कोदो कुट की प्रसंस्करण केंद्र है। बात हो रही है कांकेर की। कांकेर के अंतर्गत पड़ता है आपका सिंघार भाट। तो एक शब्द में इतना अंदर घुसकर तो नहीं पूछेगा, पूछेगा तो आपको याद रखना है कांकेर की ही बात हो रही है। तो यहां पर क्या है? तो यहां पर कोदो कुट की प्रसंस्करण केंद्र है। कहां है? कांकेर के सिंघार भाट में स्थित है। कहां स्थित है? तो कांकेर के सिंघार भाट में स्थित है। क्या पूछ रहे हैं जी? हाँ, रोज होगी ये क्लास। अब शुरू किए हैं तो खत्म तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए देखिए, तो सिंघार भाट यही आपका कोदो कुट की प्रसंस्करण केंद्र है। तो आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जो कोदो कुटकी को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदता है। यह पॉइंट करंट से जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जो कोदो कुटकी को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, अब पता है कि आपको कोदो कुटकी से दुनिया भर का बिरयानी बनाया जा रहा है और कुछ कुछ चीजें बनाई जा रही हैं, तो याद रखना है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी को खरीदा जाता है। मोटा अनाज होता है इसलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन आपको पता है मोटा अनाज के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में आपका प्रोटीन विटामिन सब मिला हुआ होता है। तो कोदो कुटकी का प्रसंस्करण केंद्र कहां है? सिंघार भाट में है, जो कि कहां पड़ता है? आपके कांकेर में पड़ता है। आगे बात कर लें इच्छापुर। इच्छापुर किधर पड़ता है? तो आप याद रखेंगे इच्छापुर भी आपके कांकेर के पास ही में पड़ता है। यहां से याद रखने वाली चीज ये है कि यहां हर्रा प्रसंस्करण केंद्र है। कोदो कुट की प्रसंस्करण केंद्र कहां है? तो कोदो कुट की प्रसंस्करण केंद्र आपके सिंघार भाट में है। वहीं हर्रा प्रसंस्करण
प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है? तो हर्रा प्रसंस्करण केंद्र ये आपके इच्छापुर में है। तो सिंघार घाट और इच्छापुर ये दोनों ही कहाँ है? आपके कांकेर में स्थित है। आगे बात करते हैं, कोटरी नदी के बारे में मैंने आपको बताया, जिसको परलकोट नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है, जो कि महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर बनाती है। सीधा प्रश्न बन जाएगा, ऐसी कौन सी नदी है छत्तीसगढ़ की जो महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर बनाती है? तो वो आपकी कोटरी नदी है, जिसको परलकोट नदी के नाम से भी जाना जाता है। मोहेला मानपुर से बहती हुई आती है, लंबाई 135 किलोमीटर है। ठीक है, अब भानु प्रतापपुर के बारे में याद रखेंगे। भानु प्रतापपुर का जो आरी डोंगरी की पहाड़ी बता चुके हैं, ये तो जबरदस्ती का रिपीट हुआ है। ठीक है, तो भानु प्रतापपुर में आरी डोंगरी की पहाड़ी है। राजा भानु प्रताप देव के द्वारा इसको बसाया गया शहर है, ये आप याद रख सकते हैं। इतिहास से प्रश्न बन सकता है कि कांकेर में स्थित जो भानु प्रतापपुर है उसकी खासियत यह है कि भानु प्रताप देव के द्वारा इसको बसाया गया शहर है। क्यों? याद ये रखना है कि जो भानु प्रताप देव है ना, इन्होंने ही विलय के हस्ताक्षर पर साइन किया था, क्योंकि कांकेर एक देशी रियासत है, मैंने आपको बताया, और देशी रियासतों का विलय करना ये सबसे बड़ी समस्या थी हमारे पास। तो जब विलय हो रहा था ना, तो विलय का जो आपका कागजात रहता है उस पर भानु प्रताप ने ही क्या किया था? साइन किया था। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। चारामा के बारे में क्या याद रखेंगे? तो यह एक तहसील है, यहाँ उड़कुड़ा और खेड़खेड़ा गुफा है, यह एग्जाम में आ चुका है, स्टार मार्क आप लगा लेंगे। चारामा के बारे में क्या याद रखना है बेटा? तो चारामा क्या है? यह एक तहसील है और साथ में यह एक विकास खंड भी है। तो चारामा की खासियत यह है कि यहाँ पर दो गुफाएं हैं, एक है आपका उड़कुड़ा और एक है आपका खेड़खेड़ा। उड़कुड़ा और खेड़खेड़ा, उड़कुड़ा और खेड़खेड़ा, ये जो दोनों गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित है? ये आपके चारामा में स्थित है। तो उड़कुड़ा गुफा कहाँ है? चारामा में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। खेड़खेड़ा ये भी आपके चारामा में स्थित है। यहाँ पंचवटी रामायण कालीन स्थल है, जहां से माता सीता के हरण का कांड हुआ था, ये आप लोग को पता है। कांकेर के बारे में क्या याद रखोगे? तो जिला मुख्यालय मलाज कुंडम की पहाड़ी है, जहां से आपकी दूध नदी निकलती है, और इसी नदी में आपका मलाज कुंडम जलप्रपात भी है। साथ में दूध नदी का उद्गम यहाँ से होता है, यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, दूध नदी महानदी के संगम के पास ये दुधावा जलाशय, और यही प्रश्न मैंने ऊपर में पूछा था कि आखिर जो दुधावा जलाशय है इसका निर्माण कब हुआ था? तो आप याद रखेंगे अभी वर्तमान में दूध कितने रुपए किलो चल रहा है भाई? कितने रुपए लीटर चल रहा है? तो आप याद रखेंगे जो दूध है वो 62 रुपए लीटर चल रहा है। 60 + 2 ऐसे करके याद रखना, 62 रुपए लीटर चल रहा है। तो वहीं से आप याद रख लेंगे कि जो दुधावा जलाशय है वो कब बना था? 1962 में बना था। तो दूध कितने रुपए लीटर चल रहा है? 62 रुपए लीटर चल रहा है, और वहां से हम याद रख लेंगे 1962। चीजें हमारी क्या क्लियर हो गई? आगे बात करते हैं। कोंडागांव के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कोंडागांव कहाँ पर स्थित है और किस किस प्रकार से यहाँ पर चीजें डील की जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कोंडागांव को अभी रहने देते हैं, कोंडागांव को हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि जो बच्चे फ्रेशर है ना उनके लिए इतना ही बहुत बड़ा डील है जो आज का हमने क्लास देखा है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है बेटा, शुरू से आखिरी तक आपको ये क्लास देखनी है, रिकॉर्डेड है क्योंकि यूट्यूब में बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और नोट्स आपको साथ साथ बनाते हुए चलना है। जिस प्रकार से मैंने बताया एक एक चीज को नोट करो और साथ में उन चीजों को याद करो। सीजी ज्योग्राफी इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहां पर एक ही क्लास में ज्योग्राफी भी आपको मिल जा रहा है, इतिहास भी आपको मिल जा रहा है, प्राकृतिक परिवेश भी आपको मिल जा रहा है, और साथ में राजनीतिक स्थिति की भी चर्चा हो जा रही है। ठीक है, प्रशासनिक इकाई की भी चर्चा हो जा रही है। तो सारी बातें एक ही जगह पर मिलेंगी। जैसा पढ़ाया मैंने वैसे ही नोट्स बनाइए, 101% मेरे साथ जुड़कर पढ़िए, सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं बस रिक्वेस्ट हमेशा की तरह एक ही, सेशन को शेयर कर दीजिए, चाहे आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, स्टोरी में लगाइए, या जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं वहां पर आप शेयर कीजिए। चॉइस आपकी है। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसके बारे में पता चलना चाहिए कि हाँ भाई मैडम है जो फ्री क्लासेस चलाती हैं, आप भी बिल्कुल बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कमेंट जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।